हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम भारत में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे। यह अध्याय कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी पुस्तक से लिया गया है। शुरुआत करते हैं राष्ट्रवाद शब्द के अर्थ से। राष्ट्रवाद एक विचारधारा है जिसमें लोगों की पहचान उनके राष्ट्र के साथ जुड़ी होती है। इसका मतलब है कि आप दृढ़ता से ये महसूस करते हैं कि आपके देश की भूमि और लोग आपके हैं। भारत से जुड़ी हर चीज़ आपकी है। आप एक बंगाली या पंजाबी नहीं हैं, बल्कि एक भारतीय हैं। राष्ट्रीयता की यह भावना ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीयों में जागृत होने लगी। ब्रिटिश शासन के दो पहलू थे और दोनों पहलुओं ने भारतीय राष्ट्रवाद के जन्म में योगदान दिया। सबसे पहले ब्रिटिश शासन ने कई भारतीयों को नई दिशा दिखाने का काम किया। वह पश्चिमी शिक्षा, मीडिया, नए विचारों, समानता और स्वतंत्रता के विचारों के साथ आए थे। इसने कई भारतीयों, विशेष रूप से शिक्षित मध्यम वर्ग को आकर्षित किया और उन्हें लगा कि भारत को भी प्रगति की ओर बढ़ना चाहिए और राष्ट्र को किसी भी बाहरी ताकत से मुक्त होना चाहिए। इसने भारतीय राष्ट्रवाद का उदय किया। ब्रिटिश शासन का एक और पहलू था अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों का शोषण। भारतीयों और अंग्रेज़ों के बीच लगातार टकराव के कारण कई भारतीय ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट होते रहे। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रवाद का उदय हुआ। अब वर्ष 1919 से शुरू करते हैं, जब प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ, और देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध की समय अवधि में भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। लेकिन पहले आइए 1919 की प्रमुख घटनाओं को देखें, जिन्होंने भारतीयों को अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े होने के लिए मजबूर किया। ये घटनाएं हैं प्रथम विश्व युद्ध, मार्शल लॉ, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन और गांधी जी का नेतृत्व। ये सभी 1919 की प्रमुख घटनाएं थीं, जिन्होंने भारतीयों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ खड़े होने के लिए मजबूर किया। प्रथम विश्व युद्ध भारतीयों के लिए एक दर्दनाक अनुभव था। इसके प्रमुख कारण थे सेना में भारतीयों की जबरन भर्ती, कर में वृद्धि, मूल्य में वृद्धि, भोजन की कमी, अकाल और महामारी। इन सभी कारणों ने भारतीयों को अंग्रेज़ों के खिलाफ एकजुट किया। भारतीय कभी भी इस युद्ध का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, लेकिन ग्रामीणों को सैनिकों की आपूर्ति के लिए बुलाया गया था और सेना में इस ज़बरदस्ती भर्ती के कारण भारतीयों में क्रोध बढ़ता चला गया। युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों को सेना और हथियारों पर भी बहुत खर्चा करना पड़ा। जब ब्रिटिश सरकार अतिरिक्त पैसा खर्च कर रही थी, तो भुगतान कौन कर रहा था? इसका उत्तर है गरीब भारतीय। गरीब भारतीय करों के रूप में भुगतान कर रहे थे। पैसे के लिए ब्रिटिश सरकार ने करों में वृद्धि कर दी और ऐसे में हर चीज़ की कीमत बढ़ने लगी, जिसके कारण आम लोगों के लिए अत्यधिक कठिनाई हुई। कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई, बल्कि यह प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद फसल खराब होने, अकाल और महामारी के कारण स्थिति और खराब हो गई, जिसने लाखों भारतीयों को नुकसान पहुंचाया। इस प्रकार वर्ष 1919 के दौरान भारतीयों को यह महसूस होने लगा था कि ब्रिटिश शासन केवल अंग्रेज़ों का पक्षधर है और केवल लाभ की तलाश में है, और इस लाभ के लिए वे किसी भी हद तक भारतीयों का शोषण कर सकते हैं। चलिए प्रथम विश्व युद्ध के संदर्भ में मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में देखें, जिसने भारत में नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी। प्रथम विश्व युद्ध के कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए और करों में वृद्धि की गई। सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और आयकर शुरू किया गया। युद्ध के दौरान कीमतें तेज़ी से बढ़ रही थीं। 1913 से 1918 के बीच कीमतें दोगुना हो चुकी थीं, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। गाँवों में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था। 1918-19 और 1920-21 में देश के बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई, जिसके कारण खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया। उसी समय फ्लू की महामारी फैल गई। 1921 की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120-130 लाख लोग मारे गए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीयों में बहुत गुस्सा था, इसलिए जैसे ही 1919 में युद्ध समाप्त हुआ, ब्रिटिश शासन
भारतीयों के लिए बहुत सख्त हो गया। इस प्रकार 1919 में मार्शल लॉ पारित हुआ, जिसने भारतीयों को समूहों में इकट्ठा होने के लिए प्रतिबंधित कर दिया। इसके तहत यदि भारतीय समूहों में बाहर जाते थे तो उन्हें ब्रिटिश सेना द्वारा मार दिया जा सकता था। ऐसे कानून ने कई नागरिक स्वतंत्रताओं को नियंत्रित किया। इस मार्शल लॉ के परिणाम स्वरूप जनरल डायर ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठा भीड़ को मार डाला। भीड़ निर्दोष थी और वार्षिक बैसाखी मेले में भाग लेने आई थी। जब जनरल डायर सेना के साथ आया तब लोग भाग नहीं सकते थे, क्योंकि वहां जाने और आने का केवल एक ही रास्ता था। इस प्रकार सभी पुरुष, महिलाएं और बच्चे जनरल डायर द्वारा मार दिए गए। डायर का मानना था कि भारतीय ब्रिटिश कानून का पालन करें और भारतीयों के मन में भी आतंक पैदा हो। यह घटना इतनी दर्दनाक थी कि हम आज भी उन पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को याद करते हैं जो उस दिन मारे गए थे। इस घटना ने भारतीयों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट करना शुरू कर दिया। आइए जलियांवाला बाग की घटना के प्रमुख बिंदुओं को संक्षेप में देखें। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले सालाना बैसाखी मेले में शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में जमा हुए थे। काफ़ी लोग तो सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून का विरोध प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए। यह मैदान चारों तरफ से बंद था। शहर से बाहर होने के कारण वहां जुटे लोगों को यह पता भी नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। जनरल डायर हथियार बंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और जाते ही उसने मैदान से बाहर निकलने का रास्ता बंद कर दिया। इसके बाद उसके सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दीं। सैकड़ों लोग मारे गए। बाद में उसने बताया कि वह सत्याग्रहियों के जहन में दहशत और विस्मय का भाव पैदा करके एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता था। अब खिलाफत मुद्दे पर बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले खलीफा शब्द का अर्थ और तुर्क साम्राज्य के स्थान को समझते हैं। खलीफा ऑटोमन साम्राज्य का सम्राट थे। वह इस्लामिक दुनिया के आध्यात्मिक प्रमुख थे। खलीफा दुनिया भर के मुसलमानों के बहुत निकट और प्रिय थे। जब प्रथम विश्व युद्ध में खलीफा की हार हुई तो भारतीय मुसलमान खुश नहीं थे और खलीफा के खिलाफ ब्रिटेन द्वारा उठाए जाने वाले कठोर कदम को चेतावनी देना चाहते थे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि तुर्क साम्राज्य एशिया के पश्चिमी भाग में स्थित था। अब खलीफा मुद्दे के साथ शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि वर्ष 1919 राजनीतिक घटनाओं से भरा हुआ था जो भारतीयों को परेशान कर रहा था। ऐसी ही एक घटना हुई जिसमें ब्रिटेन जैसे मित्र राष्ट्रों ने ऑटोमन साम्राज्य को हरा दिया और ऐसी अफवाहें थीं कि इस्लामी दुनिया के आध्यात्मिक प्रमुख खलीफा पर कठोर संधि लागू होगी। खलीफा की शक्तियों की रक्षा के लिए मोहम्मद अली और शौकत अली जैसे भारतीय नेताओं ने अंग्रेज़ों के खिलाफ एक जन आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। वर्ष 1919 सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि बाकी भारतीयों के लिए भी समस्याओं से भरा था। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, प्रथम विश्व युद्ध के बाद की आर्थिक समस्याएं आदि के कारण गांधी जी को यह महसूस हुआ कि न केवल खिलाफत मुद्दा बल्कि स्वराज के लिए भी एक जन आंदोलन का आयोजन किया जा सकता है। इस प्रकार हिंदुओं और कई भारतीयों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ सामूहिक कार्यवाही शुरू करने के लिए मुसलमानों को शामिल किया, जिसके कारण खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। खिलाफत मुद्दे के महत्वपूर्ण बिंदुओं को संक्षेप में देखें। पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। इस आशय की अफवाहें फैली हुई थीं कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता यानी खलीफा ऑटोमन सम्राट पर एक बहुत सख्त शांति संधि थोपी जाएगी। खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्यवाही की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी थी। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और राजस्व के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। आइए एक नज़र डालते हैं भारत में राष्ट्रीयता की भावना को प्रज्वलित करने में गांधी जी की भूमिका पर। चलिए सत्याग्रह की विचारधारा से शुरू करते हैं। सत्याग्रह शब्द का क्या अर्थ है? सत्य का अर्थ है सच, आग्रह का अर्थ है अपील।
सत्याग्रह से गांधी जी का मतलब था कि अंग्रेज़ों के खिलाफ किसी भी संघर्ष को जीतने के लिए सच्चाई बहुत शक्तिशाली है। उनका दृढ़ विश्वास था कि अंग्रेज़ों के दमनकारी शासन के खिलाफ जीतने के लिए शारीरिक बल या हिंसा की आवश्यकता नहीं है। गांधी जी ने अहिंसा पर जोर दिया और उन्होंने हमेशा इस बात पर प्रकाश डाला कि सत्य और अहिंसा किसी भी लड़ाई को जीतने के सबसे मजबूत हथियार हैं। लेकिन यह हथियार केवल मजबूत लोगों के लिए था। कमज़ोर लोग हिंसा का विकल्प चुनते हैं। इस विचारधारा के साथ गांधी जी ने भारत में कई सत्याग्रह आयोजित किए। हम गांधी जी के प्रारंभिक 3 सत्याग्रहों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ये सत्याग्रह 1917 और 18 में हुआ। पहला सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण में आयोजित किया गया था। चंपारण में किसानों को ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स द्वारा प्रताड़ित किया गया था। उन्होंने गरीब भारतीय किसानों को अकाल के समय भी इंडिगो यानी नील का उत्पादन करने के लिए मजबूर किया, जिसकी बहुत कम कीमत दी जाती थी। इस प्रकार भारतीय किसानों के हितों की रक्षा के लिए गांधी जी आगे आए। गांधी जी ने ज़मींदारों के खिलाफ संगठित विरोध और हड़ताल का नेतृत्व किया। इस सत्याग्रह के साथ किसानों को मुआवजा दिया गया। इससे अकाल समाप्त होने तक राजस्व वृद्धि और संग्रह यानी रेवेन्यू हाइक्स एंड रेवेन्यू कलेक्शन को रद्द करना पड़ा। अगला सत्याग्रह 1917 में खेड़ा, गुजरात में हुआ। यहाँ भारतीय किसान फसल खराब होने और महामारी से बुरी तरह प्रभावित थे। वे अंग्रेज़ों को राजस्व यानी रेवेन्यू का भुगतान करने में सक्षम नहीं थे। इस प्रकार उन्होंने राजस्व संग्रह यानी रेवेन्यू कलेक्शन को रोकने की मांग की। अतः गांधी जी ने सत्याग्रह को आयोजित किया और इस तरह राजस्व संग्रह की छूट सुनिश्चित करके काफ़ी हद तक खेड़ा के किसानों को राहत दिलाने में सक्षम रहे। और फिर गांधी जी ने 1918 में अहमदाबाद में एक सत्याग्रह का आयोजन किया। अहमदाबाद के कॉटन मिल के कर्मचारी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कीमतों में बढ़ोतरी के कारण वेतन में वृद्धि की मांग कर रहे थे। गांधी जी मजदूरों के समर्थन में आमरण अनशन पर चले गए। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार को 35% मजदूरी बढ़ानी पड़ी। इन सभी 3 सत्याग्रहों ने बहुत सारे भारतीयों को अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार भारतीय इतिहास गांधी जी को एक ऐसा सैद्धांतिक व्यक्ति के रूप में दर्शाता है जिन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाकर अंग्रेज़ों को देश से बाहर निकालने के लिए सक्षम कदम उठाए। अब हम गांधी जी द्वारा आयोजित असहयोग आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। इस विचारधारा ने कई भारतीयों को आज़ादी की ओर कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मोहर लगा दी गई। चलिए देखते हैं किस तरह भारतीयों ने इस आंदोलन में भाग लिया। इस आंदोलन के दौरान काफ़ी भारतीयों ने अपने खिताब यानी टाइटल्स जैसे सरदार साहिब और राय सरेंडर कर दिए जो उन्हें अंग्रेज़ों ने दिए थे। हज़ारों भारतीयों ने ब्रिटिश संस्थानों का बहिष्कार किया। विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। हेडमास्टरों और शिक्षकों ने इस्तीफ़ा सौंप दिए। वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिया। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया। शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई और विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी। इसके साथ साथ कई नेताओं ने चुनावों का भी बहिष्कार किया। चुनावों के बहिष्कार के संदर्भ में हमें यह भी याद रखना होगा कि जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया तब कांग्रेस के कुछ नेता इस तरह के जनसंघर्षों से थक चुके थे। वे 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। उनको लगता था कि परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना, सुधारों की वकालत करना और यह देखना भी महत्वपूर्ण है कि ये परिषदें लोकतांत्रिक संस्था नहीं हैं। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन कर डाला। पर दूसरी ओर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता ज़्यादा उग्र जनांदोलन और पूर्ण स्वराज के लिए दबाव बनाए हुए थे।
राजनीति के साथ साथ असहयोग आंदोलन का प्रभाव आर्थिक स्तर पर भी दिखा। विदेशी कपड़ों के बहिष्कार के साथ 1921 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात यानी इंपोर्ट आधा रह गया था। उसकी कीमत 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ रह गई। बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीज़ों का व्यापार करने या विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। जब बहिष्कार आंदोलन फैला और लोग आयातित कपड़े को छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे तो भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पादन भी बढ़ने लगा। इस तरह कई भारतीयों के योगदान के साथ असहयोग आंदोलन ब्रिटिश सरकार के लिए एक चुनौती बन गया। पर यह आंदोलन ज़्यादा लंबा नहीं चल पाया। इसके कई कारण थे। खादी का कपड़ा मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़ों के मुकाबले प्रायः महंगा होता था और गरीब उसे नहीं खरीद सकते थे। वे मिलों के कपड़े का लंबे समय तक बहिष्कार कैसे कर सकते थे? ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार से भी समस्या पैदा हो रही थी। आंदोलन की कामयाबी के लिए वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की स्थापना ज़रूरी थी ताकि ब्रिटिश संस्थानों के स्थान पर उनका प्रयोग किया जा सके। लेकिन वैकल्पिक संस्थानों की स्थापना की प्रक्रिया बहुत धीमी थी। फलस्वरूप विद्यार्थी और शिक्षक सरकारी स्कूलों में लौटने लगे और वकील दोबारा सरकारी अदालतों में दिखाई देने लगे क्योंकि भारतीय अदालत विद्यालय मौजूद नहीं थे। इन सबके साथ साथ चौरी चौरा की घटना ने इस आंदोलन को पूरी तरह रोक दिया। गोरखपुर स्थित चौरी चौरा में बाजार से गुजर रहा एक शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया। इस घटना के बारे में सुनते ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन रोकने का आह्वान किया। गांधी जी को लगा कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा है और सत्याग्रहियों को व्यापक प्रशिक्षण की ज़रूरत है। लेकिन गांधी जी के इस फैसले से बहुत सारे भारतीय परेशान हो गए थे जिन्होंने आंदोलन में उत्साह के साथ भाग लिया था। भारतीय मुसलमान भी आंदोलन को वापस लेने से निराश महसूस कर रहे थे क्योंकि इस फैसले ने खिलाफत मुद्दे के महत्व को भी कम कर दिया। चलिए अब देखते हैं कि असहयोग आंदोलन को देहातों या गांवों में किस तरह समझा गया। शुरू करते हैं अवध से। अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। उनका आंदोलन तालुकदारों और ज़मींदारों के खिलाफ था जो किसानों से भारी भरकम लगान और तरह तरह के कर वसूल कर रहे थे। किसानों को बेगार करनी पड़ती थी। बेगार मतलब बिना मजदूरी का काम। पट्टेदार के तौर पर उनके पट्टे निश्चित नहीं थे। उन्हें बार बार पट्टे की ज़मीन से हटा दिया जाता था ताकि ज़मीन पर उनका अधिकार स्थापित न हो सके। किसानों की मांग थी कि लगान कम कर दिया जाए, बेगार खत्म हो और दमनकारी ज़मींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। बहुत सारे स्थानों पर ज़मींदारों को नाई धोबी की सुविधाओं से भी वंचित करने के लिए पंचायतों ने नाई धोबी बंद का फैसला किया। जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और अन्य कुछ लोगों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन कर दिया गया। पर अगले साल जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अवध के किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया। लेकिन किसानों के आंदोलन में ऐसे स्वरूप विकसित हो गए जिनसे कांग्रेस का नेतृत्व खुश नहीं था। 1921 में जब आंदोलन फैला तो तालुकदारों और व्यापारियों के मकानों पर हमले होने लगे, बाज़ारों में लूटपाट होने लगी और अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया। बहुत सारे स्थानों पर स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे थे कि गांधी जी ने ऐलान कर दिया है कि अब कोई लगान नहीं भरेगा और ज़मीन गरीबों में बांट दी जाएगी। महात्मा गांधी का नाम लेकर लोग अपनी सारी कार्यवाहियों और आकांक्षाओं को सही ठहरा रहे थे। चलिए देखते हैं आंध्र प्रदेश में स्थित गुदेम हिल की पहाड़ियों में किस तरह असहयोग आंदोलन को समझा गया। यहाँ 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया। कांग्रेस के लिए ऐसे हिंसात्मक आंदोलन को स्वीकार करना मुश्किल था। चलिए समझते हैं गुदेम की पहाड़ियों के आंदोलन को। अन्य वन क्षेत्रों की तरह यहाँ भी अंग्रेज़ी सरकार ने बड़े बड़े जंगलों में लोगों के दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी थी। लोग इन जंगलों में न तो मवेशियों को चरा सकते थे, न ही जलावन के लिए लकड़ी और फल बीन सकते थे। इससे पहाड़ों के लोग परेशान और गुस्सा थे।
न केवल उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा था, बल्कि उन्हें लगता था कि उनके परंपरागत अधिकार भी छीने जा रहे हैं। जब सरकार ने उन्हें सड़कों के निर्माण के लिए बेगार करने पर मजबूर किया तो लोगों ने बगावत कर दी। उनका नेतृत्व करने वाले अल्लूरी सीताराम राजू एक दिलचस्प व्यक्ति थे। उनका दावा था कि उनके पास बहुत सारी विशेष शक्तियां हैं। अल्लूरी सीताराम राजू महात्मा गांधी की महानता के गुण गाते थे। उनका कहना था कि वह असहयोग आंदोलन से प्रेरित हैं। उन्होंने लोगों को खादी पहनने तथा शराब छोड़ने के लिए प्रेरित भी किया, पर साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं बल्कि केवल बल प्रयोग के जरिए ही आज़ाद हो सकता है। गुदेम विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमले किए, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की और राजस्व प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाते रहे। इसके चलते 1924 में राजू को फांसी दे दी गई। महात्मा गांधी के आंदोलन को लेकर असम के बागान श्रमिकों की अपनी समझ थी। आइए जानते हैं उनकी कहानी। असम के बागानी मजदूरों के लिए आज़ादी का मतलब यह था कि वे उन चार दीवारियों से जब चाहे आ जा सकें जिनमें उनको बंद करके रखा गया था। उनके लिए आज़ादी का मतलब था कि वे अपने गांवों से संपर्क रख पाएं। 1859 के इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बागान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी और यह इजाज़त उन्हें शायद ही कभी मिलती थी। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हज़ारों मजदूर अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लगे। उन्होंने बागान छोड़ दिए और अपने घर को चल दिए। उनको लगता था कि अब गांधी राज आ रहा है, इसलिए अब तो हर एक को गांव में ज़मीन मिल जाएगी। लेकिन वे अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। उन्हें जल्द ही पुलिस ने पकड़ लिया और उनकी बुरी तरह पिटाई हुई। आगे बढ़ते हुए अब 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर नज़र डालते हैं। इस आंदोलन को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि 1930 से पहले क्या चल रहा था। भारत में ऐसा क्या चल रहा था जिसने कई भारतीयों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट होने के लिए मजबूर कर दिया। पहला कारक था विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर। 1926 से कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी थीं। कृषि उत्पादों की मांग गिरी और निर्यात कम होने लगा तो किसानों को अपनी उपज बेचना और लगान चुकाना भी भारी पड़ने लगा। 1930 तक ग्रामीण इलाके भारी उथल पुथल से गुजर रहे थे। फिर साइमन कमीशन के साथ मुद्दा आया। ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन के तहत साइमन कमीशन का गठन किया। आयोग में ब्रिटिश संसद के 7 सदस्य थे। आयोग का उद्देश्य भारत की संवैधानिक प्रणाली के कामकाज को देखना और आवश्यक परिवर्तन का सुझाव देना था। वे भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रभावशीलता का आंकलन करना चाहते थे। भारत के लिए आवश्यक संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करके वे केवल भारतीयों को दिखाना चाहते थे कि भारतीयों को शक्ति और अधिकार प्रदान करने के प्रयासों में ब्रिटिश ईमानदार थे। लेकिन इस समय तक भारतीयों ने भारत में ब्रिटिश शासन की क्रूरता को पहले ही देख लिया था। भारतीयों ने साइमन कमीशन को अपने उद्देश्य के लिए निरर्थक पाया। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। वे सभी ब्रिटिश थे और इसका मतलब था कि भारतीयों को अपना भविष्य निर्धारित करने का कोई अधिकार नहीं था। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कई अन्य राजनीतिक संगठनों द्वारा आयोग को व्यापक रूप से खारिज कर दिया गया था। निष्पक्ष प्रतिनिधित्व के बिना भारतीयों को कोई संवैधानिक सुधार स्वीकार नहीं था। दिसंबर 1927 में मद्रास के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र में बहिष्कार का यह निर्णय औपचारिक रूप से लिया गया था। इसलिए जब 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई में उतरा तो देशव्यापी विरोध हुआ। साइमन गो बैक के नारे के साथ काले झंडे दिखाए गए, लेकिन अंग्रेज़ों ने विरोध को स्वीकार नहीं किया और लाठीचार्ज का जवाब दिया और भारतीयों को आतंकित करने की कोशिश की। बहुत सारे लोग मारे गए। जब अक्टूबर 1928 में आयोग लाहौर पहुंचा तो इसे लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक शांतिपूर्ण विरोध के साथ खारिज कर दिया गया। लेकिन पुलिस ने उन्हें बेरहमी से पीटा, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं और 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। यद्यपि पंजाब के शेर की मृत्यु हो गई, लेकिन देश के लिए स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का
उनका साहस और भावना अन्य भारतीयों के साथ जिंदा रही, जिन्होंने ब्रिटिश दमन के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। लाला लाजपत राय और कई अन्य भारतीयों के बलिदान ने भारतीयों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया। अंततः साइमन कमीशन की रिपोर्ट 1930 को प्रकाशित हुई। इसने उन प्रांतों में प्रतिनिधि सरकार की सिफारिश की जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए मार्ग प्रशस्त किया। जल्दी ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के अधिकांश प्रांतों में अपनी सरकार बनाई। भारत में मौजूदा स्थिति पर विजय पाने और भारतीयों के बीच गुस्से को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में एक अनिर्दिष्ट भविष्य यानी अनस्पेसिफाइड फ्यूचर में भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का एक अस्पष्ट प्रस्ताव और भविष्य के संविधान पर चर्चा करने के लिए एक गोलमेज सम्मेलन यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की घोषणा की। लेकिन इसने भारतीयों को संतुष्ट नहीं किया। सबसे पहले इरविन की पेशकश ने इस विचार के कार्यान्वयन की अवधि का उल्लेख नहीं किया। दूसरा, डोमिनियन स्टेटस के तहत भारत को अपनी स्वायत्त सरकार बनाने का मौका दिया गया। हालांकि सरकार स्वायत्त थी, लेकिन यह अभी भी ब्रिटिश क्राउन के प्रति निष्ठा रखती थी, यानी ब्रिटिश ताज के अधीन थी, और इन राज्यों को डोमिनियन स्टेट्स कहा जाता था। इस प्रस्ताव से कांग्रेस के नेता संतुष्ट नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस का तेज तर्रार खेमा यानी रेडिकल ग्रुप आक्रामक तेवर अपनाने लगा था। उदारवादी और मध्य मार्गीय यानी लिबरल एंड मॉडरेट नेता ब्रिटिश डोमिनियन के भीतर ही संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में थे, लेकिन इस खेमे या ग्रुप का प्रभाव घटता जा रहा था। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया। तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। अब स्वतंत्रता के इस विचार को रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ने के लिए महात्मा गांधी को और कोई रास्ता ढूंढना था। इसी के साथ गांधी जी ने लोकप्रिय नमक मार्च यानी सॉल्ट मार्च के साथ एक बड़े संघर्ष के लिए भारतीयों को एकजुट करने का फैसला किया। आइए देखते हैं कैसे। नमक अमीर लोगों के साथ साथ गरीबों के लिए भी भोजन का एक आवश्यक सामान था। नमक मार्च यानी सॉल्ट मार्च अंग्रेज़ों द्वारा लगाए गए नमक कर यानी सॉल्ट टैक्स के खिलाफ एक कदम था। अंग्रेज़ों ने कर बढ़ा दिया था और नमक पर अपना एकाधिकार बना रखा था। भारतीयों को नमक बनाने की मनाही थी। क्या आप जानते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन या डांडी मार्च के शुरू होने से पहले गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड इरविन को एक पत्र लिखा था? 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने 11 मांगों के साथ वायसराय लॉर्ड इरविन को एक पत्र भेजा। सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को खत्म करना था। पत्र अंग्रेज़ों के लिए एक चेतावनी थी कि यदि 11 मार्च 1930 तक नमक कर को समाप्त नहीं किया जाएगा तो कांग्रेस एक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेगी। वास्तव में गांधी जी और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लंदन में पहले गोलमेज सम्मेलन यानी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार किया था, लेकिन वायसराय लॉर्ड इरविन को यह पता नहीं था कि यह पत्र एक व्यक्ति की अपील नहीं बल्कि कई भारतीयों की आवाज़ थी। जल्द ही कई भारतीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हो गए। आंदोलन की शुरुआत नमक मार्च यानी सॉल्ट मार्च से हुई, जब भारतीयों ने नमक कर और इसके उत्पादन पर प्रतिबंध की अवहेलना की। ऐतिहासिक नमक मार्च के लिए 12 मार्च 1930 को 79 सत्याग्रही गांधी जी से जुड़ गए। यह मार्च 24 दिनों तक जारी रहा। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को सुबह 6:30 बजे नमक का कानून तोड़ा और समुद्र के पानी को उबालकर डांडी तट पर अवैध नमक का उत्पाद किया। गांधी जी जानते थे कि नमक का मुद्दा कई भारतीयों को एकजुट कर सकता है। भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ अमीर और गरीब हजारों भारतीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के साथ शामिल हो गए। जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ा, लोगों ने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया और शराब की दुकानों को बंद कर दिया। आंदोलन से चिंतित ब्रिटिश सरकार ने एक एक कर कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू किया। इसके कारण कई स्थानों पर हिंसक झड़पें हुई। ब्रिटिश सरकार ने दमन की नीति का जवाब दिया और लगभग 1 लाख लोगों को गिरफ्तार किया। ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी ने एक बार फिर आंदोलन वापस ले लिया। 5 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ एक समझौते पर दस्तखत कर दिए।
इस गांधी इरविन समझौते के जरिए गांधी जी ने लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन यानी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी। इसके बदले सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर राजी हो गई। दिसंबर 1931 में सम्मेलन के लिए गांधी जी लंदन गए, पर यह वार्ता बीच में ही टूट गई और उन्हें निराश वापस लौटना पड़ा। यहाँ आकर उन्होंने पाया कि सरकार ने नए सिरे से दमन शुरू कर दिया है। गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में थे। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। सभाओं, प्रदर्शनों और बहिष्कारों जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे थे। भारी आकांक्षाओं के बीच महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट दोबारा शुरू कर दिया। साल भर तक आंदोलन चला, लेकिन 1934 तक आते आते उसकी गति मंद पड़ने लगी। आइए देखें कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल विभिन्न सामाजिक समूह कौन से थे, उन्होंने आंदोलन में हिस्सा क्यों लिया, उनके आदर्श क्या थे। हमें यह याद रखना होगा कि सभी वर्गों ने अपने अपने कारणों से इस आंदोलन में भाग लिया। साथ ही कुछ वर्ग ऐसे भी थे जो खुलकर इस आंदोलन का हिस्सा नहीं बन पाए। चलिए शुरू करते हैं गांव के संपन्न किसानों से। व्यापार में मंदी और गिरती कीमतों से वे बहुत परेशान थे। जब उनकी नकद आय खत्म होने लगी तो उनके लिए सरकारी लगान चुकाना नामुमकिन हो गया। सरकार लगान कम करने को तैयार नहीं थी। चारों तरफ असंतोष था। संपन्न किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का बढ़ चढ़कर समर्थन किया, लेकिन जब 1931 में लगानों के घटे बिना आंदोलन वापस ले लिया गया तो उन्हें बड़ी निराशा हुई। फलस्वरूप जब 1932 में आंदोलन दोबारा शुरू हुआ तो उनमें से बहुतों ने इसमें हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। अब बात करते हैं गरीब किसानों की। गरीब किसान केवल लगान में कमी नहीं चाहते थे। उनमें से बहुत सारे किसान जमींदारों से पट्टे पर ज़मीन लेकर खेती कर रहे थे। महामंदी लंबी खींची और नकद आमदनी गिरने लगी तो छोटे पट्टेदारों के लिए ज़मीन का किराया चुकाना भी मुश्किल हो गया। वे चाहते थे कि उन्हें ज़मींदारों को जो भाड़ा चुकाना था उसे माफ़ कर दिया जाए। यहाँ हमें याद रखना होगा कि अमीर किसानों और ज़मींदारों की नाराज़गी के भय से कांग्रेस भाड़ा विरोधी आंदोलन यानी नो रेंट कैंपेन को समर्थन देने में प्रायः हिचकिचाती थी। इसी कारण गरीब किसानों और कांग्रेस के बीच संबंध अनिश्चित बने रहे। अब देखते हैं व्यापारी वर्ग का योगदान। पहले विश्व युद्ध के दौरान भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों ने भारी मुनाफा कमाया था और वे ताकतवर हो चुके थे। अपने कारोबार को फैलाने के लिए उन्होंने ऐसी औपनिवेशिक नीतियों का विरोध किया जिनके कारण उनकी व्यावसायिक गतिविधियों में रुकावट आती थी। वे विदेशी वस्तुओं के आयात से सुरक्षा चाहते थे और रुपए स्टर्लिंग विदेशी विनिमय अनुपात में बदलाव चाहते थे, जिससे आयात में कमी आ जाए। पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और जीडी बिरला जैसे जाने माने उद्योगपतियों के नेतृत्व में उद्योगपतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया। उन्होंने आंदोलन को आर्थिक सहायता दी और आयातित वस्तुओं को खरीदने या बेचने से इनकार कर दिया। परंतु गोलमेज सम्मेलन यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की विफलता के बाद व्यावसायिक संगठनों का उत्साह भी मंद पड़ गया था। उन्हें उग्र गतिविधियों का भय था। वे लंबी अशांति की आशंका और कांग्रेस के युवा सदस्यों में समाजवाद यानी सोशलिज्म के बढ़ते प्रभाव से डरे हुए थे। दूसरी ओर औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में बड़ी संख्या में हिस्सा नहीं लिया। जैसे जैसे उद्योगपति कांग्रेस के नज़दीक आ रहे थे, मजदूर वर्ग कांग्रेस से दूर जा रहा था। फिर भी कुछ मजदूरों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया। इस आंदोलन के माध्यम से औद्योगिक श्रमिक कम वेतन व खराब कार्यस्थितियों के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। फिर भी कांग्रेस अपने कार्यक्रम में मजदूरों की मांगों को समाहित करने में हिचकिचा रही थी। कांग्रेस को लगता था कि इससे उद्योगपति आंदोलन से दूर चले जाएंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में औरतों ने भी बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। गांधी जी के नमक सत्याग्रह के दौरान हजारों औरतें उनकी बात सुनने के लिए घर से बाहर आ जाती थीं। उन्होंने जुलूसों में हिस्सा लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़ों व शराब की दुकानों की पिकेटिंग की। बहुत सारी महिलाएं जेल भी गईं। गांधी जी के आह्वान के बाद औरतों को राष्ट्र की सेवा करना अपनी पवित्र दायित्व दिखाई देने लगा था। लेकिन इस प्रकार की सार्वजनिक भूमिका से औरतों की स्थिति में कोई भारी बदलाव आने वाला नहीं था।
बल्कि लंबे समय तक कांग्रेस संगठन भी कोई भी महत्वपूर्ण पद औरतों को देने में हिचकिचाती रही। कांग्रेस को औरतों की प्रतीकात्मक यानी सिंबॉलिक उपस्थिति में ही दिलचस्पी थी। अब आगे बढ़ने से पहले इस ओर नज़र डालें। जनरल इलेक्टोरेट यानी सामान्य निर्वाचन क्षेत्र, सेपरेट इलेक्टोरेट यानी अलग निर्वाचन क्षेत्र, रिजर्व सीट्स विद जनरल इलेक्टोरेट यानी सामान्य निर्वाचन क्षेत्र के साथ आरक्षित सीटें। कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन महात्मा गांधी ने ऐलान किया कि अस्पृश्यता यानी छुआछूत को खत्म किए बिना 100 साल तक भी स्वराज्य की स्थापना की नहीं जा सकती। उन्होंने अछूतों को हरिजन यानी ईश्वर की संतान बताया। उन्हें मंदिरों, सार्वजनिक तालाबों, सड़कों और कुओं पर समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया। साथ ही उन्होंने ऊंची जातियों का आह्वान किया कि वे अपना हृदय परिवर्तन करें और अस्पृश्यता के पाप को छोड़ें। लेकिन बहुत सारे दलित नेता अपने समुदाय की समस्याओं का अलग राजनीतिक दल ढूंढना चाहते थे। वे खुद को संगठित करने लगे। उन्होंने शिक्षा संस्थानों में आरक्षण के लिए आवाज़ उठाई और अलग निर्वाचन क्षेत्रों की बात कही। उनका मानना था कि उनकी सामाजिक अपंगता केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से ही दूर हो सकती है। इसीलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में दलितों की हिस्सेदारी काफ़ी सीमित थी। डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में दलितों को दमित वर्ग एसोसिएशन यानी डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन में संगठित किया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों के सवाल पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन यानी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी के साथ उनका काफ़ी विवाद हुआ। जब ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की मांग मान ली तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। उनका मत था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था से समाज में उनके एकीकरण यानी इंटीग्रेशन की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। आखिरकार अंबेडकर ने गांधी जी की राय मान ली और सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए। इससे दमित वर्गों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गईं। हालांकि उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही होता था। फिर भी दलित आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को शंका की दृष्टि से ही देखता रहा। भारत के कुछ मुस्लिम राजनीतिक संगठनों ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति कोई खास उत्साह नहीं दिखाया। 1920 के दशक में असहयोग खिलाफत आंदोलन के शांत पड़ जाने के बाद मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका कांग्रेस से कटा हुआ महसूस करने लगा था। 1920 के दशक के मध्य से कांग्रेस हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी संगठनों के काफ़ी करीब दिखने लगी थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक बार फिर गठबंधन का प्रयास किया। 1927 में ऐसा लगा कि अब एकता स्थापित हो ही जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण मतभेद भावी विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व के सवाल पर थे। मुस्लिम लीग के नेताओं में से एक मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि अगर मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाएं और मुस्लिम बहुल प्रांतों जैसे बंगाल और पंजाब में मुसलमानों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए तो वे मुसलमानों के लिए पृथक यानी अलग निर्वाचिका की मांग छोड़ने के लिए तैयार हैं। परंतु प्रतिनिधित्व के इस सवाल पर 1928 में आयोजित किए गए सर्वदलीय सम्मेलन यानी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में हिंदू महासभा के AR जयकर ने इस समझौते के लिए किए जा रहे प्रयासों की खुलेआम निंदा शुरू कर दी, जिससे इस मुद्दे के समाधान की सारी संभावनाएं समाप्त हो गईं। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ उस समय समुदायों के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल बना हुआ था। आखिर में बात करते हैं इस अध्याय के आखिरी विषय पर, सामूहिक अपनेपन का भाव और मेकिंग ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। इन सभी आंदोलनों ने काफ़ी हद तक भारतीयों को एकजुट कर दिया था। भारतीय अब अपनी भाषा, धर्म, जाति इत्यादि के भेद भुला के एक होने लगे थे। कुछ ऐसे कारक थे जिन्होंने देश के सभी लोगों को एक पहचान देने में योगदान दिया। चलिए देखते हैं कैसे। 20वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत की पहचान भारत माता की छवि का रूप लेने लगी। इस छवि के निर्माण का आरंभ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। 1870 के दशक में उन्होंने मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा था। फिर
अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि को चित्रित किया। इस पेंटिंग में भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में दर्शाया गया है। वह शांत, गंभीर, दैवी और आध्यात्मिक गुणों से युक्त दिखाई देती हैं। इस मातृ छवि के प्रति श्रद्धा को राष्ट्रवाद में आस्था का प्रतीक माना जाने लगा। राष्ट्रवाद का विचार भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के आंदोलन से भी मजबूत हुआ। 19वीं सदी के आखिर में राष्ट्रवादियों ने लोक कथाओं को दर्ज करना शुरू कर दिया। वे लोकगीतों व जनश्रुतियों को इकट्ठा करने के लिए गांव-गांव घूमने लगे। उनका मानना था कि यही कहानियाँ हमारी या परंपरागत संस्कृति की सही तस्वीर पेश करती है। इस दिशा में रविंद्रनाथ टैगोर और नटेश शास्त्री का योगदान बहुमूल्य है। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा जो हरा, पीला और लाल रंग का था, तैयार किया गया। इसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते कमल के 8 फूल और हिंदुओं व मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता एक अर्धचंद्र दर्शाया गया था। 1921 तक गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था। यह तिरंगा सफ़ेद, हरा और लाल था। इसके मध्य में गांधीवादी प्रतीक चरखे को जगह दी गई, जो स्वावलंबन यानी सेल्फ हेल्प का प्रतीक था। इतिहास की पुनर्व्याख्या यानी री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का एक और साधन था। 19वीं सदी के अंत तक आते आते बहुत सारे भारतीय ये महसूस करने लगे थे कि राष्ट्र के प्रति गर्व का भाव जगाने के लिए भारतीय इतिहास को अलग ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। अंग्रेज़ों की नज़र में भारतीय पिछड़े हुए थे जो अपना शासन खुद नहीं संभाल सकते थे। इसके जवाब में भारत के लोग अपनी महान उपलब्धियों की खोज में अतीत की ओर देखने लगे। उन्होंने उस गौरवमयी प्राचीन युग के बारे में लिखना शुरू कर दिया जब कला और वास्तुकला, विज्ञान और गणित, धर्म और संस्कृति, कानून और दर्शन, हस्तकला और व्यापार फल फूल रहे थे। इस प्रकार लोगों को अलग अलग तरीकों से एकजुट किया जाने लगा और भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। So this is all about this chapter. I hope you like this video. For more such academic videos, do subscribe to Constructing Minds.